हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहेंगे जो अभी सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा में है। तो टॉपिक है दिहिंग पाटका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप सबको पता ही होगा कि ये क्यों चर्चा में है, फिर भी मैं थोड़ा डिटेल लेके आया हूँ कि ताकि कुछ ऐसे लोगों को जो इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते इसके बारे में, तो उन लोगों को बहुत डिटेल में पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है और लोग इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि दिहिंग पाटका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। जो दिहिंग पाटका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टोटल एरिया है वो है अराउंड 111 स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये असम के दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में सिचुएटेड है। एक तो है आपका डिब्रूगढ़ और दूसरा है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था 13 जून 2004 को। अभी जो दिहिंग पाटकाई रिजर्व फॉरेस्ट है, इसी का एक पार्ट है दिहिंग पाटका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दिहिंग पाटका रिजर्व जो फॉरेस्ट है उसका टोटल आपका एरिया है अराउंड 575 स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये असम का 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। एक तो है आपका शिवसागर, दूसरा डिब्रूगढ़ और तीसरा तिनसुकिया। तो दिहिंग पाटका जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसको आप लोग 2 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला आता है असम स्टेट गवर्नमेंट ने जो इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, वो एक पार्ट, और दूसरा पार्ट आता है जो आपका डिब्रू देवमोली एलिफेंट रिजर्व है। तो CIL इंडिया का जो सब्सिडरी है नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 1973 को 30 इयर्स लीज पीरियड में दिया था ये फॉरेस्ट रिजर्व को इस्तेमाल करने के लिए कोल माइनिंग के लिए। हालांकि वो 2003 में वो वाला लीज पीरियड खत्म हो गया था, लेकिन CIL ने ये कोल माइनिंग 2012 तक जारी रखा, जो कि कंप्लीट इलीगल प्रोसेस में किया गया था। तो ये चीज़ सेंचुरी नेचर फाउंडेशन ने अपने वेबसाइट में बहुत क्लियरली मेंशन करके दिया है। तो इसमें और भी कुछ डिटेल्स फैक्ट्स रखे गए हैं आर्टिकल में, जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। 25 नवंबर 2011 को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक लेटर असम का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया था, जिसमें एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन है। मैं आपको वो क्या लिखा था वो पढ़ के ही सुनाता हूँ। उसमें मेंशन किया गया था कि क्लियर एविडेंस ऑफ रैम्पेंट वायलेशंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इन द प्रोपोज साइट, जो मीन करता है कि 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसको क्लियरली वायलेट कर दिया गया है CIL द्वारा प्रोपोज साइट में। ये लेटर भेजा गया था MOEFCC का जो रीजनल ऑफिस है, उनका इंस्पेक्शन के बाद, जो इंस्पेक्शन 1 महीने पहले ही किया गया था वो प्रोपोज साइट में उनके ऑफिस के द्वारा। कोल इंडिया लिमिटेड ने अभी टोटल 98.59 हेक्टेयर जमीन मांगे हैं टिकॉक एरिया, जो आपका पड़ता है साले की प्रोपोज रिजर्व फॉरेस्ट में। हालांकि 2003 से पहले ही 12.93 हेक्टेयर जमीन उसमें इस्तेमाल कर लिया गया था, और उसके बाद 2003 से लेकर 2012 के बीच 44.27 हेक्टेयर का जमीन उन्होंने फिर से इस्तेमाल कर लिया। तो अभी उन्होंने नया करके 41.39 हेक्टेयर जमीन के लिए फिर से रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है। 2003 में फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का जो मीटिंग बैठा था जून में, उसका जो माइनर्स पब्लिकली वो तो अवेलेबल है ही, उसमें भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया गया है कि CIL ने कोई रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया था 2003 से लेकर 2012 के बीच, और ना ही उनको कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिला था। और माइनिंग 2003 से लेकर 2012 के बीच वहाँ पे कंप्लीट वायलेशन ऑफ 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था, ये तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन करके दिया गया है। इन सब के बीच 2019 में MOEFCC ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट जो है वो असम को एक लेटर भेजा था। उसमें असम स्टेट गवर्नमेंट को रेप्रीमेंड किया गया था कि फॉर लैक ऑफ रेस्पॉन्स एंड फेलियर टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि इसी भी CIL के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन मई 2020 में असम स्टेट गवर्नमेंट ने CIL के ऊपर 432.5 मिलियन रुपीस का एक फाइन लगाया था इलीगली माइनिंग करने के लिए 2003 से लेकर 2012 के बीच। तो इतनी देर तक MOEFCC ने जो ये क्लियरली बोल रहे थे कि CIL ने रूल्स को वायलेट किया है, और CIL ने 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को भी वायलेट किया है। तो कंप्लीट शॉकिंग न्यूज जो आया था 7 अप्रैल 2020 को कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है हमारा, वो CIL को फिर से नोट दे दिया है कोल माइनिंग के लिए सेम प्रोपोज्ड एरिया में, जो कि है आपका टिकॉक एरिया साले की PRF में जो आता है। तो ये तो एकदम शॉकिंग था। एक बार तो मिनिस्ट्री ने पहले कहा कि इन्होंने बहुत सारा गलती किया, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और तो इन्हीं को बाद में जाके रिकमेंड कर दिया कोल माइनिंग के लिए। तो ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो अभी प्रैक्टिकल बात में आते हैं। हालांकि जो बफर जोन है 500 किलोमीटर एरिया का, कोल माइनिंग तो वहाँ पे नहीं किया जा रहा है, लेकिन जहाँ पे भी किया जा रहा है उसके लिए वहाँ पे डायरेक्टली जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व है वहाँ पे तो डायरेक्टली इफेक्ट पड़ने ही वाला है। यहाँ पे जो आपका रेन फॉरेस्ट है, असम का ओनली रेन फॉरेस्ट है, और आप सबको जैसे पता ही है कि रेन फॉरेस्ट का जो वर्ल्ड में जितना भी ऑक्सीजन है उसका 28% ऑक्सीजन तो रेन फॉरेस्ट में ही रेन फॉरेस्ट से ही प्रोवाइड होता है।
दूसरी बात ये है कि जो हमारा जो जीव पाए जाते हैं, 50% ऑफ द वाइल्ड लाइफ तो रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे कोल माइनिंग हुआ तो यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें तो बहुत इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। ऊपर से यहाँ पे जो आसपास के गांव के लोग रहते हैं उनके ऊपर भी बहुत इफेक्ट्स इसका पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अगर कोल माइनिंग स्टार्ट हुआ तो एयर पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा होंगे। साथ ही साथ अगर पोल्यूशन स्टार्ट होने लगा तो यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है उसके साथ जो मतलब स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें यहाँ पे जो मिलते हैं वो तो मिलना बंद ही हो जाएगा। तो इसी को लेकर सभी लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी को लेकर सभी लोग इतना इसको इनिशिएटिव लेके कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोल माइनिंग का प्रोजेक्ट बंद कर दे, नहीं तो यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है उसमें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। साथ ही साथ में यहाँ का जो लोकल रहने वाले हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो अभी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे मिलता क्या क्या है। तो यहाँ पे अराउंड 40 स्पेसीज ऑफ मैमल्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा फेमस हुलॉक गिबन जो एंडेंजर्ड स्पेसीज है। साथ में आपको यहाँ पे स्लो लॉरिस मिलता है, पिगटेल्ड मकाऊ मिलता है, कैप लंगूर मिलता है। आपको यहाँ पे इंडियन गौर यानी बाइसन भी मिल जाते हैं, चाइनीज पेंगोलिन, हिमालयन ब्लैक बियर, ल्यूपर्ड कैट, क्लाउडेड ल्यूपर्ड, पर्कुपाइन, क्रैब ईटिंग मंगूस, सांबर, सन बियर, बिंटुरोंग, बार्किंग डियर, गोल्डन कैट, मार्बल कैट, ये सब यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर से यहाँ पे लगभग 300 बर्ड्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ फेमस बर्ड्स के बारे में आपको मैं बोल देता हूँ। उनमें से कुछ है जैसे कि स्लेंडर बिल्ड फल्चर, और असम का जो स्टेट बर्ड है व्हाइट विंग वुड डक वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ब्लू ईयर्ड किंगफिशर, मार्श बबलर, टाउनी ब्रिस्टेड रैन बबलर, येलो वेंटेड बबलर, ब्रॉड बिल्ड बबलर, व्हाइट नेप्ड यूहिना। साथ में आपको मिलते हैं व्हाइट चिक पार्ट्रिज, ग्रेट हॉर्नबिल, ब्राउन हॉर्नबिल, कालिस फिजन, ग्रे पीकॉक फिजन। साथ में आपको ब्लैक बजर भी यहाँ पे मिल जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ड्स हैं जो आपको मिल जाते हैं। मैंने उनका नाम तो मेंशन नहीं किया, लेकिन अराउंड 293 स्पेसीज तो यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे 100 स्पेसीज ऑफ ऑर्चिड भी मिलते हैं, साथ में ओवर 150 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाई भी मिलते हैं। और आप सबको पता ही होगा कि अगर थोड़ा सा भी पोल्यूशन होगा तो वहाँ पे बटरफ्लाई मिलना कितना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा रेयर स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज मिलते हैं। यहाँ पे 40 स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल भी मिलते हैं। तो ये तो था कि डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या क्या मिलता है एक्चुअली। अभी आते हैं मेन टॉपिक पर। तो मेरा अगर कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछेगा तो मैं हमेशा बोलूँगा कि असम का जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर कोई आँच नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट उसको अच्छे तरह से लेना चाहिए कि ये इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए, ना कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले जो जाके इसके ऊपर खतरा महसूस हो या फिर खतरा है। अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि गवर्नमेंट जो करने वाला है वो सही है कि गलत है। मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है। अब अगर आप लोगों का मेरे से एग्री करते हो तो आप लोग ज़रूर शेयर करो। मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, वाइल्ड लाइफ जो है या फिर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और दूसरी चीज़ जिस पर आप लोग अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि CIL के ऊपर एक तो पहले बोला गया था कि इन्होंने रूल वायलेट किया, और 2020 के 7 अप्रैल में फिर से उनको ही अप्रूवल दे दिया गया। तो इस पर आपका क्या विचार है या फिर आपका क्या ओपिनियन है, ये आप ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए, अपना ओपिनियन शेयर करें। आपको क्या लगता है, क्या आप लोग चाहते हो, आप वो शेयर करें। और मैं एक पिटीशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वो भी साइन कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो कि आप पे कोयल माइनिंग ना हो। तो थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आज दिहिंग पाटकाई में जो इशू चल रहा है उसके बारे में अब मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे पाया। आप लोग इसको ज़रूर शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। জয় আই অসম, অসমক বচাব টাইম আহিছে, এতিয়া সকলোৱে একগোট হৈ পেলাই অসমক বচাবই লাগিব। আমি সকলোৱে একগোট নহ'লে আৰু দিহিং পাটকাই হৈ নাথাকে। আৰু আজি দিহিং পাটকাই গৈ আছে, অহাকালি ডিব্ৰু চৈখোৱা যাবলৈ সময় নালাগিব। আপোনালোক সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ভাবি চাওক, আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ইয়াৰ বিষয়ে মাত মাতিবলৈ যত্ন কৰক, আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ইয়াৰ বিষয়ে ক'ৰবাত হ'লেও আপোনালোকে প্ৰটেষ্ট কৰক, ছ'চিয়েলি হওক, ছ'চিয়েল মিডিয়াত হওক, কিবাকে হওক, আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে মাত মাতক। কিন্তু মাতিবতো লাগিবই, কাৰণ আমাৰে ঠাই হয়, আমাৰে বস্তু হয়। আমি প্ৰটেক্ট নকৰিলে কোনে কৰিব? আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত, যাতে বস্তুটো আৰু মানুহৰ মাজত স্প্ৰেড হয়, বস্তুটো একচুৱেলি হৈ কি আছে এইটো মানুহে যাতে ভালকৈ গম পায়। আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ। থেংক ইউ ছ' মাছ।